वेरी गुड मॉर्निंग। आज की सुबह बहुत खूबसूरत है और ठंड कम, थोड़ा सा जो चिल था एयर में वो घट गया है। ब्राइट सनशाइन, फॉग ज़्यादा नहीं दिख रहा है, तो ओवरऑल मूड अच्छा है। और वेरी गुड मॉर्निंग रवि, सौम्या, अमित, अर्चना। स्क्रीन पे तो 4 ही 5 दिखता है, बाकी सब नीचे चला जाता है। चलो कोई नहीं। जितेंद्र अभी वो सब टॉपिक आने वाला है जो आप पूछ रहे हो ना, उसको आज करवाया जाएगा। प्लेट टेक्टोनिक्स खत्म नहीं हुआ है। परमजीत, संकल्प, दीपक, ऑल ऑफ यू, ग्रेट मॉर्निंग। अभिषेक यादव, सर्वेश, राहुल, राजीव, युवराज, थैंक यू। बस सबको मेरा अभिवादन। आज होगा प्लेट टेक्टोनिक्स एवं पर्वत निर्माण। इसमें, या उसको माउंटेन बिल्डिंग कहते हैं, माउंटेन बिल्डिंग। प्लेट टेक्टोनिक्स एवं पर्वत निर्माण, प्लेट टेक्टोनिक्स एवं माउंटेन बिल्डिंग। तो इसमें एक और भी चीज पढ़ाते हैं आपको, ओरोजेनेसिस। द मीनिंग ऑफ ओरोजेनेसिस और ओरोजेनेसिस वर्सेस माउंटेन बिल्डिंग। ओरोजेनेसिस का हिंदी नहीं होता है। ओरोजेनेसिस ग्रीक भाषा का शब्द है। यूपीएससी पूछ सकती है ओरोजेनेसिस क्या है ना। तो ओरोजेनेसिस क्या है ये आपको समझना है आज। श्वेता, अलीशा बार बार हम पढ़ते हैं, लेकिन शायद ये अलिश्ना है, अलिश्ना। गायत्री, गौरव, ओरोजेनेसिस माउंटेन बिल्डिंग। लिखो, ओरोजेनेसिस शब्द की रचना, ओरोजेनेसिस शब्द की रचना जीके गिलबर्ट, GILBERT की रचना जीके गिलबर्ट ने की है।
लिखवाना पड़ेगा पहले डिटेल से, फिर हम समझाते हैं आप लोगों को। विषय को ले लिया है तो इसको लिखो। जीके गिलबर्ट ने की है। ओरोजेनेसिस का अर्थ है अधिक घनत्व वाले पदार्थों का कम घनत्व वाले पदार्थों में पृथक्कीकरण, जिससे भूपर्पटी के संयोजक पदार्थों का निर्माण होता है। भूपर्पटी के संयोजक पदार्थों का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ओरोजेनेसिस को सामान्य अर्थ में पर्वत निर्माण के रूप में लिया जाता है, परंतु पर्वत निर्माण के रूप में लिया जाता है, परंतु पर्वत निर्माण एवं ओरोजेनेसिस में कई मूलभूत अंतर होते हैं। गिलबर्ट के अनुसार ओरोजेनेसिस एक प्रक्रिया है जिसमें भूपर्पटीय पदार्थों का निर्माण मूलभूत फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन से हो रहा है। मूलभूत प्रक्रिया पृथक्कीकरण से होती है। इस अर्थ में ओरोजेनेसिस के अंतर्गत अपसारी सीमाओं के पास कटक निर्माण, बी महासागरीय प्लेटों के अभिसरण क्षेत्र में द्वीपीय चाप का निर्माण, ओ द्वीपीय चाप का निर्माण। तीसरा कॉर्डिलेरा निर्माण, ओसी कॉर्डिलेरा निर्माण, ओशियन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस।
चौथा, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण एवं हिमालयन समतुल्य पर्वत निर्माण। ये सभी सम्मिलित होते हैं। ओरोजेनेसिस में कटक निर्माण भी हो गया, ओरोजेनेसिस हो गया अपसारी सीमाओं के पास भी। लिखो नेक्स्ट, लिखो परंतु पर्वत निर्माण के अंतर्गत, परंतु पर्वत निर्माण के अंतर्गत ए एवं बी सम्मिलित नहीं किए जाते। ए मतलब कटक निर्माण, बी मतलब आयरन आर्क निर्माण, ए एवं बी सम्मिलित नहीं किए जाते। अर्थात सभी ओरोजेनेटिक प्रोसेसेस, ओरोजेनेटिक प्रक्रियाएं पर्वत निर्माण नहीं होती, पर्वत निर्माण नहीं होती। नेक्स्ट, अर्थात ओरोजेनेसिस एक व्यापक शब्द है, एक होलिस्टिक वर्ड है। ओरोजेनेसिस एक व्यापक शब्द है। लिखो, एस्ट्रोलर ने, कई बार यह नाम मैंने लिया है, एस्ट्रोलर, एस्ट्रोलर ने ओरोजेनेटिक फोर्सेस के अंतर्गत, ओरोजेनेटिक, ओरोजेनेटिक फोर्स, ओरोजेनेटिक फोर्स के अंतर्गत दो शक्तियों को सम्मिलित किया है। पहला है तनाव मूलक, दूसरा है संपीड़नात्मक। तनाव मूलक एवं संपीड़नात्मक। तनाव मूलक एवं संपीड़नात्मक, अर्थात ओरोजेनेसिस के अंतर्गत अपसारी एवं अभिसारी सीमाओं के पास होने वाले कार्य भी ओरोजेनेटिक शक्तियां कहलाते हैं। इस प्रकार ओरोजेनेसिस इज इक्वल टू फोर्सेस प्लस प्रोसेसेस। ओरोजेनेसिस के अंतर्गत दो चीजें आएंगी। पहला है फोर्स, फोर्स में कौन कौन सा हुआ? टेंशनल फोर्स, कॉम्प्रेशनल फोर्स, तनाव मूलक, संपीड़नात्मक। प्रोसेस में क्या हुआ? डिफरेंशिएशन,
इसमें आएगा, इधर लिखो डिफरेंशिएशन, पृथक्कीकरण, और दूसरा है डेंसिटी स्ट्रैटिफिकेशन। पहले पढ़ाया हुआ है घनीभूतीकरण। दो प्रक्रियाएं होंगी, डिफरेंशिएशन और डेंसिटी स्ट्रैटिफिकेशन, घनीभूतीकरण। अब आप लोग बताओ, ब्लॉक माउंटेन की उत्पत्ति ओरोजेनेसिस है या नहीं? क्या हम लोग ओरोजेनेसिस और पर्वत निर्माण को पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयोग कर सकते हैं? उत्तर भेजो। छाया राजपूत नो, गोयल नो। ओके, नेक्स्ट, ब्लॉक माउंटेन को ओरोजेनेसिस में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि ब्लॉक माउंटेन में आपने की स्टोन हाइपोथेसिस पढ़ा है। उसमें ब्लॉक माउंटेन में क्या हो रहा है, सिंपली जो रॉक ब्लॉक है वो नीचे या ऊपर खिसकता है, तनाव मूलक शक्ति हो या संपीड़नात्मक शक्ति हो, लेकिन उसमें डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है। तो ब्लॉक माउंटेन की उत्पत्ति को हम लोग कभी भी ओरोजेनेसिस के अंतर्गत नहीं रखेंगे, लेकिन कटक निर्माण को रखेंगे। उसमें तनाव मूलक शक्ति भी है, उसमें डिफरेंशिएशन भी है, पेरिडोटाइट का डिफरेंशिएशन होकर के बेसाल्ट बनता है, कटक बनता है। भूपर्पटी के निर्माण की प्रक्रिया है ओरोजेनेसिस। पर्वत निर्माण तो ओरोजेनेसिस के द्वारा ही होता है, परंतु सभी पर्वत निर्माण में ओरोजेनेसिस नहीं होता है। मान लो कोई ज्वालामुखी पर्वत बना हुआ है, कहीं पे ज्वालामुखी फट गया और वहां पर्वत जैसा बन गया, जैसे मान लो किलीमंजारो है, समझने की कोशिश करो, किलीमंजारो है, माउंट केनिया है। अब वहां पर कोई प्लेट सीमा नहीं है, ना वहां पर तनाव मूलक शक्तियां हैं, ना वहां पर संपीड़नात्मक शक्तियां हैं। तो शक्तियां तो है ही नहीं वहां पर, सिर्फ मैग्मा का ऊपर आना, इसको हम लोग ओरोजेनेसिस नहीं कहेंगे। तो ज्वालामुखीय पर्वत भी, कई प्रकार के ऐसे ज्वालामुखीय पर्वत मिलते हैं जिनमें ओरोजेनेसिस नहीं है। जैसे मान लो दक्कन के पठार का निर्माण हुआ और इस पठार के कटने के बाद कई पहाड़ पर्वत जैसे दृश्य बने हैं, इनको ओरोजेनेसिस नहीं कहेंगे। नदियों के अपरदन से बना हुआ पर्वत ओरोजेनेसिस नहीं है, ब्लॉक पर्वत ओरोजेनेसिस नहीं है। ये पर्वत निर्माण की प्रक्रियाएं हो सकती हैं, लेकिन ओरोजेनेसिस नहीं है। तो आने वाले समय में ओरोजेनेसिस शब्द ही पूछा जाएगा, इसकी विशद व्याख्या आपको अच्छे से करनी होगी, अर्थ को समझना है। अब आगे लिखिए, पर्वत निर्माण के सिद्धांत, पर्वत निर्माण के सिद्धांत। आपके पास सविंदर सिंह या पी दयाल कोई ना कोई तो होगा ही। तो आप पर्वत निर्माण में आप जाओगे तो उसमें सारे पुरातन जितने भी पुराने विचार, पुराने थ्योरीज हैं, वो सब उसमें लिखे हुए हैं। जैसे एक होगा संकुचनवादी सिद्धांत, चैम्बरलिन, इस तरह का स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट
स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट सिद्धांत, ये होगा डेली का। इस तरह का सिद्धांत मिलता है रेडियो एक्टिव थ्योरी, ये है डॉली का। बहुत सारा ऐसा है, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, ये है होम्स का। लेकिन इनको नहीं पढ़ना, आपको ये पढ़ना ही नहीं है। इसी सीरीज में एक और आता है जियोसिंक्लाइन। तो जियोसिंक्लाइन को पढ़ना है, और जियोसिंक्लाइन का कॉन्सेप्ट तो हॉल एंड डाना का दिया हुआ है, लेकिन ये भी पढ़ना है। और पर्वत निर्माण में इसमें एक और हम लोग हॉग भी पढ़ लेंगे, HAUG, हॉग। लेकिन एक है जियोसिंक्रिनल थ्योरी ऑफ माउंटेन बिल्डिंग। जियोसिंक्रिनल थ्योरी ऑफ माउंटेन बिल्डिंग है, जो कोबर के द्वारा दिया गया है। तो कोबर के थ्योरी को भी पढ़ना है, यानी हम लोग जियोसिंक्लाइन और जियोसिंक्रिनल थ्योरी को पढ़ेंगे। ओके, लिस्ट बना सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पुराने जो सिद्धांत है उनका कोई मतलब नहीं है। सिलेबस में रिसेंट थ्योरीज को ही करना है। तो आइए और लिखिए कॉन्सेप्ट ऑफ जियोसिंक्लाइन, यानी भूसन्नति की संकल्पना क्या है। और इसमें हम लोग थोड़ा दाना एंड हॉल, फिर हॉग, और फिर कोबर का मत, कोबर को पढ़ेंगे इसमें। ओके, लिखो भूसन्नति की संकल्पना क्या है और कैसे भूसन्नति की संकल्पना हमारे भूगोल में आई। इस पे एक थोड़ी सी कहानी भी कह देते हैं। पर्वत सबसे अधिक आकर्षित करता रहा है भूवैज्ञानिकों को, और 17वीं सेंचुरी से ही पर्वत पर रिसर्च, शोध कार्य जारी हैं। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इम्प्रूव हुआ वैसे वैसे हमारा ज्ञान बढ़ा। पर्वत में ही भूकंप, पर्वत में ही ज्वालामुखी का फटना, पर्वत में चट्टानों में वलन का दिखना, पर्वतों में अलग अलग प्रकार के चट्टानों का मिलना, चूना पत्थर का मिलना, फिर जीवाश्म युक्त चट्टानों का मिलना, ऐसे चट्टानों का मिलना जिनकी उत्पत्ति समुद्र में हुई हो। अब ये सारे इतने गहरे रहस्य थे जिनका कोई समाधान ही नहीं मिल रहा था। इन्हीं रहस्यों को सुलझाने के लिए भूसन्नति की संकल्पना दी गई। हॉल एवं डाना रिसर्च कर रहे थे इंडीज पर्वत के ऊपर में। इंडीज के चट्टानों में इन्होंने पाया कि शैलो मैरीन लाइफ के, छिछले जल वाले समुद्री जीवों के जीवाश्म व्याप्त हैं। ये जीवाश्म 6 किलोमीटर यानी 6000 मीटर की ऊंचाई पर क्या कर रहे हैं, कौवा तो गिराया नहीं होगा। और चट्टानों के ऊपर नहीं थे ये, चट्टानों के अंदर
कई कई मीटर अंदर गहराई में वो जीवाश्म मिल रहे थे। ये एक बहुत गहरा रहस्य था। दूसरा, जो चट्टानीय संरचना थी वह भी यह दर्शा रही थी कि ये चट्टान शैलो वाटर बॉडी में बने हैं, समुद्र में बने हैं, और उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा भी काफ़ी थी, और बालू का पत्थर और मड स्टोन, सैंड स्टोन, सिल्ट स्टोन, ये सब चट्टानें मिल रही थी ऊपरी भाग में, सतह पर। तो ये तो एक नेचुरल कंक्लूजन होगा कि निष्कर्ष ये निकाला जा रहा था कि ये जो पर्वत है ना, जहां पर्वत बने हैं वहां पर पहले कोई न कोई एक वाटर बॉडी जरूर रहा होगा। अब था प्रश्न कि उस वाटर बॉडी का स्वरूप क्या होगा। तो स्वरूप वर्णन में, मान लो पहाड़ पे तुम खड़ा होकर के देखोगे तो पहाड़ कैसा दिखता है कि मियांड्रिंग चेन सा बना हुआ, विसर्पित करता हुआ, वक्रीय दशा में। तो इन लोगों ने, जो हॉल और दाना थे, इन लोगों ने माना कि जहां भी पर्वत बने हुए हैं वहां पर लॉन्ग, लंबे, लीनियर, रेखीय संरचना वाले क्या क्रस्टल डिप्रेशंस होंगे, भूपर्पटी में द्रोणियां होंगी जिसमें सेडिमेंटेशन हो रहा होगा, अवसादीकरण निरंतर हो रहा होगा, और ये छिछले जल वाले, मोबाइल वाटर वाले, चलायमान जल वाले, छिछले जल वाले, बबलिंग विथ एक्वेटिक लाइफ, महासागरीय जीवों से परिपूर्ण, ये नदियों की तरह, विशाल नदियों की तरह एक एक भूसन्नति होगा। भू मतलब पृथ्वी, सन्नति मतलब जहां अवतलन हो, जहां धंसाव हो, जहां द्रोणी नुमा संरचना हो। तो इन्होंने इसका भूसन्नति नाम दिया। दो चीजें स्पष्ट थी। पहला, जितने भी नवीन वलित पर्वत बने हुए थे वे निश्चित रूप से भूसन्नतियों में बने थे। यहां तक कि यूराल जैसे पुराने पर्वत भी भूसन्नतियों में ही बने हुए थे। और भूसन्नतियों का स्वरूप क्या होगा, तो उसको उन्होंने लिखा कि मोर लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल, जो अनुदैर्घ्य परिच्छेदिका है, जो लेंथ प्रोफाइल है, जो लंबाई है, वो अधिक होगी और चौड़ाई कम होगी। जैसी पर्वतों की आकृति है, उसी आकृति के भूसन्नति की परिकल्पना करनी है आपको। तो भूसन्नति का एक दृश्य दिखता है कि जहां पे हिमालय है, या जहां पे आल्प्स है, या जहां पे पाकिस्तान, ईरान, ये सारे जो माउंटेन चेन, अराकान, योमा, ये जो सब फैला हुआ है, यहां पे कल्पना कर लो कि एक बड़ी सी नदी जिसकी गहराई कुल 600 से 2 किलोमीटर तक हो सकती है, और उसमें जीव जंतु सब उसमें मिल रहे हैं, एक्वेटिक लाइफ, उसी में पेट्रोलियम भी बनेगा क्योंकि माइक्रोस्कोपिक लाइफ भी है। तो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, चारों तरफ भरा हुआ है ऑर्गेनिज्म से, ऐसा कल्पना कर रहे हैं ये। और अब पर्वत निर्माण कैसे होगा, इसमें ये समस्या थी। तो कोबर ने इस समस्या का समाधान दिया, और कोबर का सिद्धांत भूसन्नति के द्वारा माउंटेन बिल्डिंग का जो प्रोसेस है उसको जोड़ता है। इसमें बहुत कुछ साइंटिफिक भी है और बहुत कुछ नहीं भी है। भूसन्नति की संकल्पना जो कोबर के मत में थी वो तो खत्म हो गई है। हॉल और डाना की जो संकल्पना थी उसको एज इट इज नहीं लिया जाता है। जो वर्गीकरण जॉली ने या हॉग ने प्रस्तुत किए वो सब कुछ निरर्थक हो चुका है, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आने के बाद भूसन्नति की परिकल्पना अब कुछ थोड़ी अलग सी है। हम लोगों ने देखा था ईओजियो सिंक्लाइन, मायोजियो सिंक्लाइन, शायद आपको याद हो। तो इस तरह से प्लेटों के टकराने और गर्त निर्माण, और उस गर्त में अगर अवसादीकरण होकर के वहां छिछला सागर बनता है जिसमें पर्वत निर्माण की प्रक्रिया होती है, उसको भूसन्नति कहा जाता है। लेकिन पहले के मतों में आपको नहीं मिलेगा कि प्लेट मूवमेंट है या अभिसारी सीमा है, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। सीधे सीधे पर्वत निर्माण है और नदियों की तरह क्रस्टल डिप्रेशन में बह रहा जल है, इस तरह का कुछ परिकल्पना है।
अंतर है दोनों परिकल्पनाओं में, लेकिन चूंकि पर्वत निर्माण का वो सिद्धांत कोबर का काफ़ी प्रचलित रहा और काफ़ी समय तक, सैकड़ों वर्ष तक इसको लोग मानते रहे, आज भी कुछ विद्वान इसमें कुछ न कुछ मेरिट देखते ही हैं, इसलिए यूपीएससी ने सिलेबस में रखा है। लिखिए, भूसन्नति पे लिखा जाए। पानी लाना भूल गए हैं, आते हैं एक सेकंड में, आप लिखते रहिए। देखिए, भूसन्नति की संकल्पना मौलिक रूप से हॉल एवं डाना की है। मौलिक रूप से हॉल एवं डाना की है, जिन्होंने पर्वतों के चट्टानीय संगठन एवं समुद्री जीवों के जीवाश्म के आधार पर यह संकल्पना प्रस्तुत की है। यह संकल्पना प्रस्तुत की है। भूसन्नति का अर्थ है, भूसन्नति का अर्थ है क्रस्टल डिप्रेशन का हिंदी क्या होगा यार? लिखो, भूपर्पटीय द्रोणी भूपर्पटीय द्रोणी जो लगभग संपूर्ण ग्लोब पर विस्तृत थी तथा छिछले एवं चलायमान जल से युक्त अवसादीकरण तथा पर्वत निर्माण की प्रक्रियाओं से युक्त
भूआकृतिक संरचना थी, भूआकृतिक संरचना थी। देखो, इस प्रकार भूसन्नतियों के निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला, शैलो वाटर बॉडी, उथले जल वाली द्रोणियां। दूसरा, वैश्विक विस्तार। तीसरा, पर्वत निर्माण के क्षेत्र। चौथा, मोबाइल जोन ऑफ वाटर, चलायमान जल। पांचवा, समुद्री जीवों से परिपूर्ण। नेक्स्ट, फोरलैंड के अग्रभूमि के अपर्दन से निरंतर अवसादीकरण से युक्त। निरंतर अवसादीकरण से युक्त। और लिख सकते हो अवसादीकरण हो गया। फिर लिखो, अवसादीकरण के कारण नीतल में अवतलन। अवसादीकरण के कारण
नीतल में अवतलन। नेक्स्ट, अवतलन के कारण अवसादों पर संपीडनात्मक बल, ये सब विशेषताएं हैं भूसन्नति की परिकल्पना में। नेक्स्ट लिखो, प्रोफेसर हॉग ने वही 1890 के दशक में तो प्रोफेसर हॉग ने पूरे विश्व को, पूरे ग्लोब को 5 भूसन्नतियों एवं 4 मुख्य क्रेटोनिक शील्ड में बांटा है। चार क्रेटोनिक शील्ड में बांटा है। देखो, 5 मुख्य भूसन्नतियां कौन सी है हॉग के अनुसार? ए, टेथिस भूसन्नति, जिसके बारे में आपको मालूम है कि ये आल्प्स और हिमालय वाले क्षेत्र में पूरी लंबाई से था, टेथिस भूसन्नति। और टेथिस की जो वास्तविक लंबाई है उसको माना जाता है वेनेजुएला। वेनेजुएला देख रहे हो ना, तो लिख लो, वेनेजुएला से ये अटलांटिक सागर के मध्य से निकलते हुए भूमध्य सागर, पर्सियन गल्फ और ये तुम्हारा इसमें ये भी होगा सांबर लेक, है ना, ये वाला पार्ट भी है। दक्षिणी टेथिस इधर ही था। ऊपर में जाओगे तो आल्प्स पर्वत, कार्पैथियंस, कॉकेशस रेंज, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, अराल सी, लेक बालखाश, ये सब टेथिस भूसन्नति का ही भाग है। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दिया मैंने कि टेथिस का विस्तार कहां से कहां तक था। आप देखोगे तो पूरी दुनिया का लगभग 90% भाग, गल्फ ऑफ मैक्सिको भी इसी में था। जो उत्तरी टेथिस को हम देखेंगे तो उत्तरी टेथिस में गल्फ ऑफ मैक्सिको और वो जो टेक्सास प्रोविंस वगैरह है ये सब आ जाएगा। टेथिस एक बिल्कुल विशाल भूसन्नति के रूप में फैला हुआ था चारों तरफ ना। और उसके उत्तर में क्या है? उत्तर में क्या था? अंगारा लैंड, और नीचे में गोंडवाना लैंड, और बीच में टेथिस का ये सब भाग है जिसमें कहीं पर्वत बन गया तो कहीं महाद्वीप निकल करके आ गए, तो कहीं अभी छिछले सागर शेष रह गए हैं, जैसे अराल सी, ब्लैक सी, ये सब अभी शेष रह गया। ये भी भर जाएगा। यहां भी बहुत पेट्रोलियम है। ये हमारा गंगा का मैदान भी सब टेथिस का भाग है। रेमिनेंट ऑफ टेथिस कहते हैं इसको। राजस्थान,
असम, अराकान योमा, ये पूरा टेथिस का पानी फैला हुआ था। आज टेथिस का विशद वर्णन किया। टेथिस के इस वृहत स्वरूप की कल्पना करो, और पेट्रोलियम संसाधन जहां भी विश्व में मिलता है वो टेथिस के विस्तार में ही है। दूसरा लिखो यूराल जियोसिंक्लाइन, जहां यूराल पर्वत है, यूराल जियोसिंक्लाइन। तीसरा रॉकीज जियोसिंक्लाइन। चौथा परिप्रशांत जियोसिंक्लाइन। परिप्रशांत में जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, इधर एंडीज इसको मानता है। इसको परिप्रशांत कहते हैं, परिप्रशांत। फिर है मध्य महासागरीय कटक। इनका मानना है कि जो मध्य महासागरीय कटक क्षेत्र हैं, अटलांटिक में, हिंद महासागर में और अंटार्कटिका के चारों तरफ, ये सारे के सारे भूसन्नति के अंतर्गत आते थे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं और हॉग के कॉन्सेप्ट के बाद लिखते हैं भूसन्नति की संरचना एवं प्रकार। भूसन्नति की संरचना एवं प्रकार। तो लिखो संरचना एवं प्रकार में
सबसे पहले संरचना को ही लिखते हैं, लिखो, डायग्राम बनाते हैं पहले। देखो, इस डायग्राम को बनाओ। ये कहलाता है फोरलैंड। ये है तुम्हारा फोरलैंड। फोरलैंड का मतलब हुआ अग्रभूमि, आप इसको लिख सकते हो। यह है फोरलैंड। तो ये भी हो गया फोरलैंड, अग्रभूमि। ये है तुम्हारा द्रोणी, और ये जो नीचे है ये है अवसादी संस्तर। अवसादी संस्तर, सेडिमेंट्री लेयर्स। और अगर हम थोड़ा सा इधर चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और इसको विस्तार से ही दिखा दिया जाए। तो ये तो फोरलैंड है, आगे वाला भाग, लेकिन ये जो भाग होता है उसके पीछे जो बहुत ही कठोर चट्टानों का होता है उसको कार्टोजेन कहते हैं। यानी ये अगर हमारा देखोगे तो ये फोरलैंड हो गया, ये भाग हो गया कार्टोजेन, और ये भाग हो जाता है शील्ड। यानी ए बी सी। शील्ड सबसे कठोर मैग्मा के जमाव से बना हुआ ग्रेनाइट का संरचना होता है। लिखना है, शील्ड अंतर्भेदी मैग्मा के जमाव से बना हुआ कठोर चट्टानों की संरचना होती है। फिर लिखो कार्टोजेन भी, कार्टोजेन भी, कार्टोजेन। तो कार्टोजेन भी कठोर चट्टानों से ही निर्मित होता है, तथा द्रोणी के चारों तरफ द्रोणी के चारों तरफ इसकी संरचना प्राप्त होती है। द्रोणी के चारों तरफ इसकी संरचना प्राप्त होती है। द्रोणी के चारों तरफ यही कार्टोजेन रहता है। जबकि तीसरा है फोरलैंड, अग्रभूमि। यह भूसन्नति का अग्रभूमि है, जिसमें संपीडनात्मक शक्तियों की कल्पना की गई है। जिसका संबंध द्रोणी के अवतलन से है। द्रोणी के अवतलन से है। अब लिखो नेक्स्ट, प्रकार। भूसन्नति का प्रकार कौन कौन सा होगा? तो आपको पता है ईओ जियो सिंक्लाइन, प्लेट टेक्टोनिक्स के अनुसार ही चलना है। मायो जियो सिंक्लाइन, ऑर्थो जियो सिंक्लाइन और पॉली जियो सिंक्लाइन। 4 प्रकार का जियो सिंक्लाइन। अब ईओ जियो सिंक्लाइन में लिखो कि यह ईओ जियो सिंक्लाइन क्या है? यह महासागरीय एवं महासागरीय प्लेटों के मध्य निर्मित होता है। इसमें फ्लाइस मटेरियल होते हैं।
महासागरीय अवसाद अर्थात फ्लाइश मटेरियल्स होते हैं, पहले पढ़ाया हुआ है। ये ईओजियोसिंक्लाइन हो गया। मायोजियोसिंक्लाइन का मतलब है कि दो महाद्वीपों के मध्य, महाद्वीपीय सीमांतों के मध्य प्राप्त जियोसिंक्लाइन है, जहां मोलास मटेरियल होता है, यानी महाद्वीपीय अवसाद होते हैं। जहां महाद्वीपीय अवसाद होते हैं, ईओजियोसिंक्लाइन, मायोजियोसिंक्लाइन। अब ऑर्थो को बाद में बताएंगे, पहले पॉली लिखवा देते हैं। देखो, पॉलीजियोसिंक्लाइन जिसमें जिस जियोसिंक्लाइन में सीमांत महाद्वीपीय एवं महासागरीय दोनों होते हैं। महाद्वीपीय एवं महासागरीय दोनों होते हैं, अर्थात इसमें फ्लाइश एवं मोलास दोनों ही अवसाद होंगे। फ्लाइश एवं अवसाद, फ्लाइश एवं मोलास दोनों ही अवसाद होंगे। फिर है ऑर्थोजियोसिंक्लाइन। तो लिखो, ऑर्थोजियोसिंक्लाइन का अर्थ है वह जियोसिंक्लाइन जिसका वैश्विक विस्तार हो, वैश्विक विस्तार हो। वैश्विक विस्तार हो। और उसके बाद लिखो, जैसे इसमें उदाहरण हो सकता है टेथिस। टेथिस बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वैश्विक जियोसिंक्लाइन का। तो टेथिस, फिर ईओजियोसिंक्लाइन का अच्छा उदाहरण क्या होगा बताओ? जापान के पास जो गर्त बना है वो सब क्या है? ईओजियोसिंक्लाइन है। मायोजियोसिंक्लाइन का कहाँ है? हिमालय के पास जो टेथिस वाला भाग है वो सब मायोजियोसिंक्लाइन है। पॉली, जहाँ रॉकीज और एंडीज बना हुआ है वहाँ पे। तो मायोजियोसिंक्लाइन का तो आप उदाहरण ले सकते हो, जैसे यूराल का जियोसिंक्लाइन है। और ईओजियोसिंक्लाइन को आप ले सकते हो सर्क्यूम पैसिफिक हॉग वाले से ही उदाहरण ले लेना है। सर्क्यूम पैसिफिक। ऑर्थो का हो गया टेथिस, और पॉली का हो गया रॉकीज जियोसिंक्लाइन, सबका उदाहरण है। कितने लोगों को जियोसिंक्लाइन समझ में आ रहा है? बड़ी देरी से खामोशी बनी हुई है, मुझे लिख करके बताओ। नहीं, उत्तर आए थे, सही उत्तर आए थे।
यस सर, समझ आ रहा है सर, गुड। युवराज, दीपक शर्मा जी, तो डायग्राम्स बना लिया, बनाओ डायग्राम्स। नहीं, अभी दीपक अभी लिख करके भेज दो ना डाउट। व्हाट्सएप पे हमारा मोबाइल थोड़ा काम नहीं कर रहा है। ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। मायो जियो सिंक्लाइन में जहाँ पे दो कॉन्टिनेंट है, वो मायो जियो सिंक्लाइन है ना, बिल्कुल ले सकते हैं। और मैंने ये क्लासिफिकेशन प्लेट टेक्टोनिक्स के आधार पर किया है, इसको आप देख सकते हो। कल को पूछे कि प्लेट टेक्टोनिक्स के अनुसार जियो सिंक्लाइन पर क्या अभिमत है, तो ऐसा मत सोचना कि पढ़ाया नहीं गया था। ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का ही वर्गीकरण है, प्लेट टेक्टोनिक्स ही इसको ऐसे मानती है। ओके, अब लिखो कोवर का सिद्धांत। कोवर का सिद्धांत लिखो। कोवर ने भूसन्नतियों में वलित पर्वतों की उत्पत्ति को माना है। वलित पर्वतों की उत्पत्ति को माना है। इनके अनुसार नहीं, इनके अनुसार नहीं, यह एक संकुचनवादी सिद्धांत है, कॉन्ट्रैक्शनिस्ट अप्रोच है। यह एक संकुचनवादी सिद्धांत है, जिसमें पर्वतों के उत्पत्ति को भूसन्नतियों में उत्पन्न विवर्तनिक शक्तियों के आधार पर
विश्लेषित किया गया। विश्लेषित किया गया। कोबर के अनुसार पर्वत निर्माण की अथवा कोबर के अनुसार भूसन्नतियों का जीवन चक्र होता है एवं ये 5 अवस्थाओं से गुजरती हैं। पांच अवस्थाओं से गुजरती है। पांच अवस्थाओं से गुजरती है। पहला लिखो स्टेज 1 भूसन्नतीय दशा। पहला है भूसन्नतीय दशा। इसमें लिखो अवसादीकरण, अग्र भूमि का फोरलैंड का अपरदन, नीतल में द्रोणी में निरंतर अवसादों का जमाव, अवसादों का जमाव, तथा यह अवस्था किसी भी प्रकार के आंतरिक हलचल से स्वतंत्र रहती है। स्टेज 2 है लिथोजेनेसिस। स्टेज 1 इधर 3 स्टेज दिखाएंगे, 2 उधर दिखाएंगे। तो ये है हमारा फोरलैंड और ये अवसादीकरण हो रहा है।
और ये अवसादों का जमाव हो रहा है। इस तरह से हो रहा है। ये स्टेज 1 है। स्टेज 2 लिखो। स्टेज 2 का नाम है लिथोजेनेसिस, यानी शैल जनन। शैल जनन पहला है भूसन्नतीय दशा, दूसरा है शैल जनन की दशा। इसमें लिखो द्रोणी पर निरंतर अवसादीकरण से दाब में वृद्धि, जिसके कारण यहां देखो अध्यारोपित दाब लिखो। अध्यारोपित दाब में वृद्धि, जिसके कारण अवसादों का शैल संस्तरीकरण एवं क्रमशः सैंडस्टोन, बालू का पत्थर, शेल या शैल, मड स्टोन, सिल्ट स्टोन, लाइम स्टोन जैसे चट्टानों का निर्माण होता है। जैसे चट्टानों का निर्माण होता है। तीसरा है टेक्टोजेनेसिस। टेक्टोजेनेसिस या विवर्त क्या होगा? विवर्त जनन। टेक्टोजेनेसिस। अब मेरा तो मन है कि आप लोग लिथोजेनेसिस, टेक्टोजेनेसिस ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करना है। ये शैल जनन, विवर्त जनन के चक्कर में ना यही नंबर देने में एग्जामिनर ही कंफ्यूज कर जाता है कि यार पता नहीं ये विवर्त जनन क्या लिख रहा है। बस उसको कहीं ना कहीं हिचकी आती है नंबर देने में। तुम सोचते हो हिंदी का विद्वान है, कोचिंग का टीचर सब यही सब समझा समझा के जिंदगी खराब कर दिया। कभी भी जहां पे भी इंग्लिश का शब्दावली का प्रयोग आ रहा है टेक्निकल, इंग्लिश में करें। सीधे सीधे निर्देश में लिखा हुआ ये बात, यूपीएससी के गजट में लिखा है, बिहार पीसीएस के गजट में लिखा हुआ है। टेक्टोजेनेसिस में आपको लिखना है, लिखो द्रोणी में निरंतर अवसादीकरण के कारण अवतलन प्रारंभ हो जाता है। अवतलन प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण दोनों फोरलैंड एक दूसरे की ओर संचरित होने लगते हैं तथा विवर्तनिक संपीड़नात्मक शक्तियां उत्पन्न होती है तथा द्रोणी के अवसादों पर क्षैतिज दाब। तो यह है टेक्टोजेनेसिस।
स्टेज 3 था ये। स्टेज 4 और 5, 4 को बोला जाता है ओरोजेनेसिस, 4 को बोला जाएगा, यह है ओरोजेनेसिस स्टेज। लिथोजेनेसिस, टेक्टोजेनेसिस, ओरोजेनेसिस, ग्लाइप्टोजेनेसिस, तो यह है ओरोजेनेसिस। ओरोजेनेसिस लिखो, विवर्तनिक शक्तियों के उत्पन्न होने के कारण द्रोणियों में या द्रोणी में अवतलन तथा अवसादों का वलन एवं उत्थान होता है, जिससे वलित पर्वत की श्रृंखलाओं का निर्माण कई बार अवतलन इतना तीव्र होता है कि क्रस्ट के फटने से मैग्मा का उत्थान एवं ज्वालामुखीय प्रक्रियाएं भी होती है। मैग्मा का उत्थान एवं ज्वालामुखीय प्रक्रियाएं भी होती है। अब आओ नंबर 5, नंबर 5 में देखो, इसको कहते हैं ग्लाइप्टोजेनेसिस। लिखो, वलित पर्वतों की श्रृंखलाओं पर अपरदन चक्र के कारण अवसादों का पुनर्वितरण हो जाता है, अर्थात बहिर्जात शक्तियां पर्वतों का विनाश करती हैं तथा संप्राय मैदान जैसी संरचना का निर्माण होता है। विनाश एवं समतलीकरण की पूर्ण प्रक्रिया को
समतलीकरण के पूर्ण प्रक्रिया को ग्लाइप्टोजेनेसिस कहते हैं। हॉग का 4 क्रेटोनिक शील्ड का कोई जरूरत नहीं है, हॉग का जरूरत ही नहीं है। दीपक आप दोबारा डाउट्स भेजो ना। यहाँ क्या होता है ना कि जो चैट होता है वो हम 4 लोगों का ही देख पाते हैं, बाकी सब नीचे भाग जाता है। फिर उसको कैसे ऊपर करना है ये मुझे पता नहीं है। नहीं हो रहा हमसे ऊपर, पेज ऊपर आने लगता है और चैट नहीं कर पाते हैं। ऋषिराज सिंह सर लिखने का भी टाइम दे दीजिए, थोड़ा फास्ट लिखो। और कितना टाइम दिए? और वीडियो तो 2-3 बार देख ही सकते हो। रिवाइज वैसे भी करना चाहिए एक बार, बाद के लिए रिवीजन के लिए मत रखना। ओके डायग्राम बन गया। चलो ओके, लेट्स मूव। अब इसकी आलोचना लिख लो। आलोचना, आलोचना में लिखना है पहला 2-3 पॉइंट बहुत सॉलिड है। लिखो लिखो, यह एक संकुचनवादी सिद्धांत है जिसकी परिकल्पनाओं को, यह एक संकुचनवादी सिद्धांत है जिसकी परिकल्पनाओं को प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत ने क्या धूल धूसरित कर दिया है। क्या लिखोगे? मिटा दिया है, रक्त रंजित नहीं, रक्त रंजित, मटिया मेट कर दिया है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत दीपक जी, आपको हम कह रहे हैं कि आपका जो डाउट है वो हमारे स्क्रीन पे अभी भेज दीजिए ना। आप हमारे व्हाट्सएप पे भेजेंगे, उस पर हम देख नहीं पाएंगे, हमारा वो मोबाइल बिल्कुल डेड सा हो रहा है।
वलित पर्वत, पेनी प्लेन। ओके, 4-5 स्टेज था, उसमें पहला आलोचना तो मैंने बता दिया। दूसरा लिखो द्रोणी में अवतलन से विवर्तनिक शक्तियां, द्रोणी में अवतलन से विवर्तनिक शक्तियां इतनी सशक्त नहीं हो सकती कि पर्वत निर्माण करें। इनका कहना है कि ये जो नीचे अवतलन हो रहा है ना, ये अवतलन जब नीचे होगा तो फोरलैंड अपने आप इधर से आने लगेगा, और इसके कारण ये अवसाद पे दाव पड़ने के कारण ये अवसाद ऊपर की तरफ उठ करके पर्वत बनाता है। अब हिमालय पर्वत में, आल्प्स पर्वत में इतनी ऊंचाई तक अवसाद है, ये संभव नहीं है कि अवतलन से इतना पावरफुल फोर्स थोड़ी बनेगा। तीसरा लिखो भूसन्नतियों की संरचना काल्पनिक है, कोवर में काल्पनिक है। फिर लिखो भूसन्नतियों का निर्माण कैसे हुआ, भूसन्नतियां खत्म कैसे हो जाती है, ये तो थ्योरी में है, लेकिन भूसन्नतियों का निर्माण कैसे हुआ इस पर कोवर तो कुछ कहते ही नहीं है। पहले ही मान लेते हैं कि भूसन्नति पहले से ही है। युवराज, मैंने बताया कि हां ले सकते हैं, मायोजियोसिंक्लाइन में हिमालय आएगा। नेक्स्ट लिखो कोवर के थ्योरी के बाद, अब लिखो प्लेट टेक्टोनिक्स एवं पर्वत निर्माण। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एवं पर्वत निर्माण। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एवं पर्वत निर्माण। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एवं पर्वत निर्माण लिखो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार पर्वत निर्माण में आपको क्या लिखना है, सबसे पहला लिखना है कॉर्डिलेरन पर्वत निर्माण, है ना। दूसरा है एल्पाइन पर्वत निर्माण।
कॉर्डिलेरन में क्या आएगा? रॉकीज, एंडीज। अल्पाइन में क्या आता है? एल्प्स, हिमालय। अब इसमें आइलैंड आर्क ओरोजेनी नहीं आएगा, समझ गए? आइलैंड आर्क को पर्वत निर्माण नहीं कह सकते हैं ना। तो कॉर्डिलेरन में किसकी व्याख्या करोगे? यह है ओशियन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। अल्पाइन में क्या है? कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। तो पर्वत निर्माण में आपको ये दो शक्तियों को दिखाना है कि प्लेट टेक्टोनिक पर्वतों के निर्माण में एक पर्वत क्या है? कॉर्डिलेरा है, और दूसरा है अल्पाइन यंग फोल्ड माउंटेन्स। पर्वत निर्माण में आपको जो मैंने बताया वैसे ही लिखना है। जैसे ओशियन और कॉन्टिनेंट के कन्वर्जन से रॉकीज और एंडीज बना, तो एंडीज में क्या लिखना है आपको कि नाज़का प्लेट किससे टकराई? साउथ अमेरिकन प्लेट से टकराई। तो इसमें स्टेज क्या था? पहला, दूसरा, तीसरा। याद करो ठीक से, पहला स्टेज क्या था? जब इसमें मायो जियोसिंक्लाइन और ईओ जियोसिंक्लाइन बना है। किसमें? गर्त में। ये पहला स्टेज है, भूसन्नतीय दशा है। दूसरा स्टेज क्या है? जब वल्केनिक आर्क बना है। और तीसरा स्टेज क्या है? एक्रेशनरी प्रिज्म एंड टेक्टोनिक आर्क बना है। तो ये कम से कम 3 अवस्था भी लिखना होगा। उसके अंदर जाओगे, डिस्क्राइब करोगे एक्रेशनरी प्रिज्म क्या है। अब इसके आधार पर आप माउंटेन के संरचना का भी वर्णन कर सकते हो। माउंटेन के संरचना का भी तो वर्णन हो रहा है इसमें, कि मान लो कि हम लोग हिमालय की मान लो बात करते हैं, तो हिमालय में ट्रेंच वेज कौन सा है? अरे पुराना नोट्स पलट लो पीछे, जल्दी से 5-7 पेज पीछे जाओ। ट्रेंच वेज कौन सा है? इंडो गैंजेटिक प्लेन है। उसमें तो बाद में अवसाद के भरने से मैदान बन गया है ना, लेकिन है वो ट्रेंच वेज। ट्रेंच का रेमिनेंट है, अवशेष भाग है। शिवालिक क्या है? एक्रेशनरी प्रिज्म है। लेसर हिमालय क्या है? टेक्टोनिक आर्क है। वृहत हिमालय क्या है? टेक्टो वल्केनिक आर्क है। उसके पीछे तिब्बत क्या है? तिब्बत क्या है? पठार है, उत्थित पठार है, मीडियन मास है। अभी मीडियन मास का कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं। वो मीडियन मास है। तो इसी डिटेल को लिखना है आपको। अब लिखो अगला टॉपिक, माउंटेन बिल्डिंग पर्वत निर्माण में मीडियन मास की संकल्पना। पर्वत निर्माण में मीडियन मास की संकल्पना। सबसे पहले आते हैं कोवर। कोवर ने ही मीडियन मास की संकल्पना दी है। तो कोवर के मत में देखो, मीडियन मास का अर्थ है दो वलित पर्वतों दो वलित पर्वतीय श्रेणियों, पर्वतों नहीं, के मध्य का उत्थित लेकिन अवलित भाग, उत्थित लेकिन अवलित भाग, जो कि
इंटर माउंटेन पठार, अंतरा या क्या बोलते हैं, अंतर पर्वतीय पठार के रूप में प्राप्त होता है, के रूप में प्राप्त होता है। अर्थात दो श्रेणियों के मध्य का उत्थित पठारी भाग जो कठोर चट्टानों से निर्मित है, जो कठोर चट्टानों से निर्मित होता है, अतः उसका वलन नहीं हो पाता। जैसे तिब्बत का पठार मीडियन मास है, जो कुनलुन शान, तिब्बत का पठार मीडियन मास है जो कुनलुन शान एवं हिमालय के मध्य अवस्थित है, तथा हिमालय के मध्य अवस्थित है एवं कुनलुन शान तथा हिमालय के मध्य अवस्थित है तथा एवं कठोर पैलियोजोइक चट्टानों से बना है। ये मैंने लिखा है पैलियोजोइक, पुराजीवी, कठोर पैलियोजोइक चट्टानों से बना है। यह एक उत्संवलित क्षेत्र होता है। जो दो वलित क्षेत्रों के मध्य प्राप्त होता है। तथा व्युत्क्रमित भ्रंश से श्रेणियों से अलग प्राप्त होता है। श्रेणियों से अलग प्राप्त होता है, अलग प्राप्त होता है। इन श्रेणियों को रैंड कैटन कहा गया, RAND। इन श्रेणियों को रैंड कैटन कहा गया है। इन श्रेणियों को रैंड कैटन कहा गया है। यहां पे हिमालय क्या हो गया, रैंड कैटन हो गया। कुनलुन शान क्या है, रैंड कैटन हो गया।
बीच में तिब्बत का पठार मीडियन मास हो गया। यही है तुम्हारा, ये थ्योरेटिकली मैंने बता दिया। यहां पे रिवर्स फॉल्ट है, आरएफ मतलब रिवर्स फॉल्ट, व्युत्क्रमित भ्रंश है, और इधर से शक्तियां इस तरह से काम करती हैं तो मीडियन मास बनता है। अब इसका लिखो अन्य उदाहरण, एग्जाम्पल, और भी कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे हंगेरियन प्लेन्स, कहने को प्लेन्स है लेकिन है ये मीडियन मास, आल्प्स पर्वत में है, आल्प्स पर्वत में है हंगेरियन प्लेन्स। दूसरा है कोलोराडो, कोलोराडो का पठार, कोलंबिया का पठार, ये दोनों कहाँ है? रॉकीज में। और एक और हो सकता है आपका बोलीविया का पठार, बोलीविया का पठार। ये सभी पठार इंटर माउंटेन प्लेटू के उदाहरण भी हैं, अंतः पर्वतीय पठार के उदाहरण भी हैं। बस आज काफी अच्छा रहा, काफी चीजों का ज्ञान आपको मिला। शुभ दिन, शुभ दिवस, एंजॉय करिए, रिवाइज करिए। कल नए विषय के साथ फिर प्रकट होंगे। धन्यवाद।